अपने पास IS-38 के अगर हम पास पेपर्स वाले क्वेश्चंस वाले एरिया पर आए, IS-38 में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद आपके पास जो अगला एरिया या अगला हैंडआउट आ रहा है वो पास पेपर्स के क्वेश्चंस का है। इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग 2009 की अटेम्प्ट का सवाल है, 15 मार्क की सवाल की वेटेज है, ज़ोग इंटरनेशनल के नाम से। मैं रीड करता हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। इसे कहता है ज़ोग इंटरनेशनल इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। As a part of its vision to expand its business in South Asia, it purchased majority shares in a locally incorporated company, Momin Limited. Following are the brief detail of the acquisition. एक मल्टीनेशनल कंपनी है ज़ोग इंटरनेशनल के नाम से, इसने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए मेजोरिटी शेयर होल्डिंग एक्वायर की मोमिन लिमिटेड की, और ये डाटा एक्विजिशन के हवाले से। डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 जनवरी 2007। Percentage of shares acquired by Zog International 90%. Total paid up capital of Momin Limited 500 million. Purchase price per share rupees 30 per share. Net asset of Momin Limited as per the 2006 audited financial statement 650, and fair value of net asset other than intangible of Momin is 1.1 billion. तो आपको इन्होंने डिफरेंट डिटेल्स दी है। फिर कहता है Momin Limited has an established line of product under the brand name of Badr. On behalf of Zog International, a firm of established has valued the brand name at rupees 100 million with an estimated useful life of 10 years on 1st January 2007. It is expected that benefit will be spread evenly over the useful life. कह रहा है जब हमने Momin Limited को एक्वायर किया तो इसने एक प्रोडक्ट का ब्रांड एस्टेब्लिश किया हुआ है बदर के नाम से। हमने एक फॉर्म ऑफ स्पेशलिस्ट से इसकी वैल्यूएशन करवाई तो इसकी वैल्यूएशन 100 मिलियन आ रही है और इसकी 10 साल की यूजफुल लाइफ है। An impairment test of goodwill and brand was carried out on 31 December 2007, which indicated that an impairment of 50 million in the value of goodwill. However, impairment test carried out on 31 December 2008 indicated an increase of 30 million in the carrying value of goodwill and a decrease of 13.5 million in the carrying value of the brand. फिर कहता है कि 31 दिसंबर 2007 में हमने गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की तो 50 की इंपेयरमेंट है। 31 दिसंबर 2008 में दोबारा इंपेयरमेंट टेस्टिंग की तो पता चला कि गुडविल की वैल्यू 30 मिलियन से बढ़ गई है और ब्रांड की वैल्यू 13.5 मिलियन से कम हो गई है। एक चीज शायद आपको याद होगी अपने FAR1 लेवल की स्टडीज से कि गुडविल की इंपेयरमेंट के केस में हम ये रूल कवर करते हैं कि गुडविल वंस इंपेयर्ड कैन नेवर बी रिवर्स। गुडविल वंस इंपेयर्ड कैन नेवर बी रिवर्स। आम हालात में अगर आप किसी एसेट को इंपेयर करो, सब्सिक्वेंटली उसके रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए तो हम उसकी इंपेयरमेंट को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन गुडविल अगर एक दफा इंपेयर हो जाए तो सब्सिक्वेंटली इसकी रिवर्सल स्टैंडर्ड्स में अलाउ नहीं है। रिक्वायरमेंट में कहता है व्हाट आर दी requirements of international accounting standard relating to amortization of intangible having finite life. Prepare ledger account of the goodwill and the brand showing initial recognition and all subsequent adjustments. तो जरा सॉल्व करते हैं सवाल को खुद से। चलिए सर, यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। तो हमारे पास एक कंपनी ज़ोग इंटरनेशनल ने एक और कंपनी मोमिन लिमिटेड की 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है। अभी 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है एट अ प्राइस ऑफ 30 पर शेयर। मोमिन लिमिटेड के नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है 650 और मोमिन लिमिटेड के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू अदर देन इंटेंजिबल है 1.1 बिलियन। मैंने आपसे कहा था कि आप एक बिजनेस को या एक कंपनी को जब एक्वायर करते हो तो एक्विजिशन के वक्त जो एक्वायर्ड गुडविल है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक्विजिशन के वक्त एक्वायर्ड गुडविल को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, एक था पार्शियल गुडविल मेथड, एक था हमारे पास फुल गुडविल मेथड। अब पार्शियल गुडविल मेथड या फुल गुडविल मेथड, इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है ये सवाल में डायरेक्टली नहीं बताया गया, लेकिन इनडायरेक्टली बताया गया है। अगर आप इस गुडविल की कैलकुलेशंस की इक्वेशंस को देखें तो फुल गुडविल मेथड में हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू चाहिए और फिर हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। पार्शियल गुडविल मेथड में हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और सब्सिडी के फेयर वैल्यू, सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू चाहिए। अगर आप इस सवाल के डाटा को गौर करें तो आपके पास इस सवाल के डाटा में एनसीए की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, और चूंकि एनसीए की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है मैं इस सवाल में फुल गुडविल मेथड अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे पार्शियल गुडविल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं गुडविल की कैलकुलेशन कर लेता हूं।
सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखें इस सब्सिडरी का 500 मिलियन का शेयर कैपिटल है और एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए है, तो यानी कि 500 मिलियन डिवाइडेड बाय 10, तो 50 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। हमने इस 50 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स में से 90% एक्वायर किए हैं। हमने इस 50 मिलियन शेयर्स में से 90 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए हैं, यानी कि मेरा ख्याल है 45 मिलियन, और हमने हर शेयर कितने का एक्वायर किया है? 30 का। तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 1350। मैं रुपीज इन मिलियंस में वर्किंग कर रहा हूं सारी, ठीक है सर। इससे हम लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। इस सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 1100 है, एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल, यानी कि इसमें एक इंटेंजिबल शामिल नहीं है। अगर आप सेकंड पैरा, सॉरी टेबल से नीचे जो फर्स्ट पैरा है उसमें देखें तो इस सब्सिडरी के पास एक ब्रांड था बदर के नाम से, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 100। तो मैं इस 1100 की ही वैल्यू में 100 ऐड कर दूं तो ये टोटल फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट आ गया। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 90% से, क्योंकि हमने 90% कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ली है। तो 1200 का 90% 1080। तो हमारे पास गुडविल एट इनिशियल रिकॉग्निशन आ जाएगी, दैट इज 270। अब सब्सिडरी के एक्विजिशन पे कंसोलिडेटेड बुक्स में एक एंट्री रिकॉर्ड हो रही होती है। ये एंट्री सिर्फ मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, आप इसे सिर्फ नोट कर लें। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि कंसोलिडेशन के चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे ही। नेट एसेट्स डेबिट 1100, ब्रांड डेबिट 100, गुडविल डेबिट 270, कैश क्रेडिट 1350 और एनसीआई क्रेडिट दैट इज 1200 का 10%। ये एंट्री में भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि कंसोलिडेशन के एरिया में हम काम ही इन चीजों के ऊपर कर रहे होंगे, तो कंसोलिडेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ मुझे बता दें एंट्री रिकंसाइल कर रही है। ठीक है, तो यानी कि सब्सिडरी के एक्विजिशन पे हमारे पास एक 100 का ब्रांड और 270 की गुडविल रिकॉर्ड हो गई। इन्होंने सवाल में गुडविल और ब्रांड का हमसे टी अकाउंट मांगा है, तो हमारे पास एक गुडविल रिकॉर्ड हो जाएगी ऑफ 270 और एक ब्रांड रिकॉर्ड हो जाएगा एट 100। अब इन्होंने कहा है कि ब्रांड की लाइफ 10 साल है, यानी कि 10 साल की लाइफ पे ये अमोर्टाइज होगा, और गुडविल की लाइफ नहीं है, यानी कि इसको हम अमोर्टाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। जब पहले साल का आखिर आया तो आपका ब्रांड अमोर्टाइज होगा, तो इसके अगेंस्ट में अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करता हूं पीएनएल में 10 मिलियन। 10 साल की लाइफ में तो 100 डिवाइड बाय 10 10 मिलियन। तो साल के आखिर में इस ब्रांड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। और पहले साल के आखिर में गुडविल को मैं अमोर्टाइज तो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लाइफ नहीं है, लेकिन गुडविल के ऊपर इंपेयरमेंट कितनी आई है? 50 मिलियन। तो हमारे पास इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। सर आपने चीजें उल्टी पुल्टी कर दी हैं। सही कह रही हैं, मैंने थोड़ी सी चीजें डेबिट क्रेडिट को आगे पीछे कर दिया, सही कर देता हूं मैं। हमारे पास गुडविल जो कैपिटलाइज होगी वो डेबिट साइड पे 270, ब्रांड जो कैपिटलाइज होगा वो डेबिट साइड पे 100। गुडविल की इंपेयरमेंट हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज ऑफ 50। तो क्लोजिंग में हमारे पास गुडविल रह जाएगा 150, सॉरी 220। ब्रांड को हम अमोर्टाइज करेंगे 10 से, तो साल के आखिर में ब्रांड रह जाएगा 90। अब अगर मैं पहले साल के आखिर में गुडविल की इंपेयरमेंट और ब्रांड की अमोर्टाइजेशन की एंट्रीज बनाऊं,
तो ये एंट्री हमने बनाई थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 1 जनवरी 2007। फिर पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2007 पे इम्पेयरमेंट पीएनएल में डेबिट, गुडविल क्रेडिट 50 और 50, और अमोर्टाइजेशन डेबिट पीएनएल में, और ब्रांड क्रेडिट 10 और 10। इसके बाद सेकंड ईयर में आपसे कहता है कि आपके ब्रांड की कैरिंग वैल्यू 30, आपके ब्रांड की कैरिंग वैल्यू 13.5 से कम हो गई और आपके गुडविल की कैरिंग वैल्यू 30 मिलियन से बढ़ गई। तो एक रूल अपने पास याद रखिएगा कि गुडविल वंस impaired कैन नेवर बी रिवर्स। अगर गुडविल एक दफा इंपेयर हो जाए तो फिर वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती है। तो गुडविल को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगले साल ओपनिंग भी आएगा 220, इसकी इंपेयरमेंट को रिवर्स नहीं करूंगा, दूसरे साल का क्लोजिंग भी हो जाएगा 220। ब्रांड का अगले साल ओपनिंग आएगा 90, पहले तो ये अमोर्टाइज होगा 10 से ही, और फिर हम इसकी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 13.5। तो क्लोजिंग ब्रांड हमारे पास रह जाएगा 66.5। ब्रांड की अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट की एंट्री बना लेते हैं 31 दिसंबर 2008 पे। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, ब्रांड क्रेडिट 10 और इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट और ब्रांड क्रेडिट 13.5। तो यहां तक हमारी सवाल कंप्लीट होता है। कॉपी कर लें सर इसे।